हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक में प्राइवेट स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको टेक्निकल के बारे में बताया। जैसे फ्रेंड्स आपको पता है कि वीक के में जो 2 दिन या 3 दिन होते हैं उसमें मैं साइंस की क्लासें भी ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, साइंस की प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि इकोसिस्टम के बारे में हमने उसके घटकों के बारे में पढ़े थे। घटकों में हमने उपभोक्ता के बारे में पढ़ लिया था। उपभोक्ता के बारे में नेक्स्ट उससे आगे टॉपिक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के पास लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियो नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में मैंने हमारा टॉपिक इकोसिस्टम वाला चल रहा था। इकोसिस्टम में मैंने आपको पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक के बारे में बता दिया। जैविक घटक में हमने उपभोक्ता के बारे में देख लिया। ठीक है, उपभोक्ता के बारे में बाद में अब हम देख लेते हैं अपघटक। ठीक है, अपघटक में क्या होता है, इनमें मुख्यतः क्या होता है, सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है, इनमें मुख्यतः सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है, ये अपना पोषण जो अपघटक होता है अपना पोषण किससे प्राप्त करते हैं, जो कि उपभोक्ता है उनसे प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता यानी कि प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता या फिर तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता या फिर तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता भी हो सकते हैं। उनको भक्षित करके उनको खाकर अपना ये क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये अपना पोषण उपभोक्ताओं को या फिर उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। ये अपना पोषण उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये अपना पोषण किससे प्राप्त करते हैं, उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। तो इनको फ्रेंड्स मर्तोपजीवी भी कहते हैं। अपघटकों को हम क्या बोलते हैं, मर्तोपजीवी भी कहते हैं। मर्तोपजीवी का मतलब क्या होता है, मर्त जीवों पर जो आश्रित रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, मर्तोपजीवी होते हैं। ये अपने पोषण के लिए क्या रहते हैं, उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं। उपभोक्ताओं के मरने पर या फिर उनकी मृत्यु होने पर वो क्या करते हैं, उनको भक्षित करते हैं। तो एक तरह से ये क्या करता है, इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखने में सहायक होता है। यानी कि देखा जाए कि पारिस्थितिक तंत्र का जो संतुलन होता है वो बनाए रखने का काम कौन करते हैं, अपघटक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्या होता है कि पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाने में क्या होता है, अपघटक सहायक होते हैं। अपघटक के अंतर्गत क्या आता है फ्रेंड्स, इनके अंतर्गत आता है प्रोटोजोआ आता है, प्रोटोजोआ। उसके अलावा सूक्ष्म जीव जितने भी है, ठीक है, या फिर जीवाणु बोल सकते हैं, जीवाणु, विषाणु यानी कि वायरस। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। ये क्या करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। ये अपना पोषण किससे प्राप्त करते हैं, उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता कौन से, प्राथमिक श्रेणी के और द्वितीयक श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको जो पारिस्थितिक तंत्र के जो जैविक घटक है उनके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स अजैविक घटक के बारे में। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अजैविक घटक की। मैंने आपको जैविक घटक के बारे में बताया। जैविक घटक में क्या आता है, उपभोक्ता वर्ग वगैरह आते हैं, उत्पादक वर्ग आते हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्या होता है, अपघटक वर्ग भी आता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स अजैविक घटक के अंतर्गत। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों के साथ क्या शामिल होती है, ऊर्जा भी शामिल होती है। ऊर्जा भी शामिल होती है। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि अजैविक घटक के अंदर क्या आते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व आते हैं। कार्बनिक तत्व और अकार्बनिक तत्व आते हैं। कार्बनिक तत्व कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन की मात्रा होती है, और अकार्बनिक तत्व कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं होती। इनमें कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व के अलावा क्या होती है, ऊर्जा भी शामिल होती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसमें नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अजैविक जो घटक होते हैं, अजैविक घटक पारिस्थितिक तंत्र में क्या करते हैं, जैविक से
अजैविक घटक तथा अजैविक से अजैविक घटक में बदलते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब बता दूं फ्रेंड्स आपको, अजैविक घटक क्या करते हैं कि पारस्परिक इंधन क्या होता है, अजैविक से अजैविक घटक को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। उसके अलावा अजैविक से जैविक घटक में बदलने काम करते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको वापस एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ इसकी। अजैविक घटक क्या करते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में क्या करते हैं, जैविक से अजैविक घटक में बदलने काम कौन करते हैं, अजैविक घटक ही करते हैं। ठीक है, अजैविक घटक क्या करते हैं, वापस उसको जैविक घटक में बदलते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, खनिज प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं बायोकेमिकल चक्र, बायोकेमिकल चक्र भी बोलते हैं इसको। इसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, बायोकेमिकल चक्र भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स इस लाइन का मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बताता हूँ क्या चीज है। देखिए, अजैविक घटक क्या करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, जो पदार्थ जैविक है, जैविक यानी कि मैं बात करूँ जिनमें क्या होती है, सजीव पदार्थ होता है, यानी कि सजीव होते हैं इनमें। ठीक है, जैविक में जैसे कि मैं बात करूँ पेड़ पौधे पादप है, जीव है, तो जैविक से हम घटकों को किस में बदलने काम करते हैं, अजैविक घटक में। और जो अजैविक घटक है, जैसे मैं बात करूँ अजैविक घटक, जैसे मैं बात करूँ मृदा वगैरह, तो वो मृदा के अजैविक घटक है। ठीक है, तो उन अजैविक घटक को वापस क्या करते हैं, जैविक घटक में बदलने का काम करता है। यानी कि मृदा हुई, मृदा के साथ में उसमें अगर प्रकाश मिला, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पर वनस्पति भी उग सकती है। ठीक है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल चक्र भी कहते हैं, या फिर इसको हम खनिज प्रक्रिया भी कहते हैं। खनिज चक्र भी इस प्रक्रिया को बोला जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको मेरे हिसाब से बायोकेमिकल चक्र अच्छे से समझ में होगा। बायोकेमिकल चक्र में क्या होता है कि जैसे कि मैं बात करता हूँ कि अजैविक घटक क्या करते हैं कि जैविक घटक को, जिनको अच्छे समझ में नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करवाया जाएगा। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप बस नोट डाउन करते जाइएगा आपके, ताकि नोट्स तैयार होते रहेंगे। तो अजैविक घटक क्या करते हैं कि जैविक घटक को अजैविक घटक में बदलने का काम करते हैं, किसमें, पारिस्थितिक तंत्र में। और अजैविक जो घटक है उनको जैविक घटक में बदलने का काम करता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस पूरे ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल चक्र कहते हैं। बायोकेमिकल साइकिल भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, यानी कि बायोकेमिकल चक्र भी बोला जाता है। ठीक है, तो जैविक घटक किसमें बदलते हैं, अजैविक घटक को बदलते हैं। जैविक घटक का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, जैविक घटक में यानी कि सजीव आएंगे, सजीव में यानी कि पेड़ पौधे पादप आ गए, उसके अलावा कोई जैसे कि कोई जीव जंतु हो गया, वो आ गए, उनको क्या कहते हैं, अजैविक घटक में बदलने का काम करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अजैविक घटक है, अजैविक घटक में यानी मैं बात करूँ मृदा वगैरह की, मिट्टी की, तो उनको क्या कहते हैं, जैविक घटक में वापस बदलने का काम करते हैं। जैसे मैं बात करूँ अजैविक घटक, मान लो मृदा है, मृदा वगैरह अच्छे से ऑक्सीजन वगैरह मिली, ठीक है, उसको अन्य तत्व मिले, तो क्या होगा, जैविक घटक में यानी कि पादप को जन्म देगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल चक्र या फिर खनिज चक्र भी कहता है इस प्रक्रिया को। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको बायोकेमिकल चक्र अच्छे से समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स अजैविक घटक में जो होते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। अजैविक घटक में कौन कौन से तत्व होते हैं, ठीक है, या फिर उनके अजैविक घटक के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो अजैविक घटक के 2-3 प्रकार होते हैं, तो उनके बारे में देख। सबसे पहले बात कर लेते हैं अकार्बनिक तत्वों की। अकार्बनिक तत्वों की जैविक घटक में फ्रेंड्स ये घटकों के प्रकार आगे, ठीक है, घटकों के प्रकार यानी कि अकार्बनिक तत्व, कार्बनिक तत्व, ये घटक क्या करते हैं, ये घटक आगे क्या करता है, जैसे कि जैव प्रक्रिया होती है, जैसे कि हमने आपको बायोकेमिकल चक्र बताया था, तो उस चक्कर को पूरा करने का काम कौन करते हैं, अजैविक घटक ही करते हैं। तो इनमें मैं आपको बताऊं सबसे पहले अकार्बनिक तत्व, ठीक है। अकार्बनिक तत्व क्या होता है, जिसमें कार्बन की बिल्कुल मात्रा नहीं होती। जैसे कि मैं बात करूं कार्बनिक तत्वों में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो ये सारे क्या होते हैं, अकार्बनिक तत्व होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं फ्रेंड्स, नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या होता है, मिनरल्स है, किसी भी मृदा में ये उपस्थित जब रहते हैं, ये क्या है, अकार्बनिक तत्व है।
अब मैं आपको अजैविक घटक का अगर बारे में अब मैं आपको बायोकेमिकल चक्कर समझाऊं तो अकार्बनिक तत्व की जैसे मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन और फास्फोरस की, नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा क्या रहती है, मिट्टी में उपस्थित है। तो किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए ये दो तत्व क्या सबसे अधिक आवश्यक होते हैं। ये क्या है, मिनरल्स है, सूक्ष्म तत्व है, जो कि किसी पौधे की वृद्धि के लिए क्या सहायक होते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का अजैविक घटक है, लेकिन ये क्या करता है, अजैविक घटक क्या करता है, जैविक घटक बदलने का काम करता है। यानी कि इससे क्या होगा, एक सजीव का निर्माण होगा, यानी कि अजैविक से क्या होगा, सजीव का निर्माण होगा। कहने का मतलब ये कि अजैविक घटक से क्या होगा, जैविक घटक का निर्माण होगा। जैविक घटक में क्या आएंगे, उपभोक्ता उत्पादक वर्ग आएंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको अकार्बनिक तत्व समझ में होगा। अब बात कर लेते हैं कार्बनिक तत्व की। कार्बनिक तत्व की तो कार्बनिक तत्व में कौन कौन सा आता है, कार्बनिक तत्व में जैसे कि मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट का आ गया, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो जिन बच्चों के फ्रेंड्स अगर साइंस स्ट्रॉन्ग रही भी तो उनको अच्छे से पता है कि वसा और प्रोटीन किसी भी प्लांट सेल की क्या होती है, मूलभूत आवश्यकता होती है। अगर मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग की भी या फिर कोई जीव की भी बात करूं, अगर मैं जीव कोशिका की भी बात करूं तो वसा और प्रोटीन क्या होते हैं, ये कार्बनिक तत्व किसी भी सेल के निर्माण के लिए क्या होता है, आवश्यक तत्व होते हैं। तो वसा और प्रोटीन चाहे पादप हो चाहे जीव कोशिका हो, तो उन दोनों की वृद्धि के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। और प्रोटीन आपको पता ही है अलग अलग तरह के क्या होता है, डीएनए आरएनए का भी निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कार्बन तत्व हो गए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जलवायु में क्या गया फ्रेंड्स, जलवायु में तापक्रम, वायु और वर्षा। जैसे आपको पता ही है कि भाई हर प्लांट है, हर प्लांट को एक निश्चित टेम्परेचर भी चाहिए होता है, उसको बारिश भी चाहिए होती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जलवायु के अकॉर्डिंग क्या होती है, पौधे की ग्रोथ होती है। तो ये सारे जो अजैविक घटक किसी भी प्लांट की, किसी भी जीव की क्या होता है, वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स आपको अजैविक घटक पारिस्थितिक तंत्र में इनकी भूमिका अच्छे समझ में आ गई होगी कि अजैविक घटक की इनकी भूमिका क्या है इकोसिस्टम में। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको कुछ कैटेगरी वाइज प्लांट्स के बारे में बताया। ये प्लांट्स फ्रेंड्स एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। एनटीपीसी एग्जाम में इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा आराम से। ठीक है, एनटीपीसी का हो चाहे रेलवे का हो, इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। ये स्पेशल कैटेगरी के पौधे हैं। जैसे कि मैं बात करूँ जलोदविद, तो जलोदविद पौधे कौन से होते हैं, जो कि जल में उगते हैं। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हाइड्रोफाइट्स। जलोदविद पौधे इनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स। आपको हाइड्रो से नाम याद रह जाएगा, जो कि जल में उगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाइड्रोफाइट जो कि जलोदविद यानी कि जो पौधे जल में उगते हैं उनको क्या बोलते हैं, जलोदविद। उसके बाद बात करते हैं समोदविद। समोदविद प्लांट्स फ्रेंड्स कौन से, समोदविद प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनको ना तो अधिक आर्द्रता की और ना ही अधिक सूखे की आवश्यकता है। यानी कि मध्यम स्तर के जो पौधे होते हैं वो कौन से होते हैं, समोदविद यानी कि मिजोफाइट्स होते हैं। इनको ना तो अधिक पानी की रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, और ना ही ज्यादा सूखा, यानी कि एक तरह से घास के मैदान भी इनको बोल सकते हैं। ठीक है, समोदविद यानी कि मिजोफाइट्स, इनको ज्यादा आर्द्रता की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, मिजोफाइट्स। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स मरुदविद की। मरुदविद, अब मैं बात करूं जलोदविद जो कि जल में उगता है। मरुदविद क्या होता है, इनको मरुदविद जीरोफाइट जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ उगते हैं, रेगिस्तान में उगते हैं। मरुदविद जो पादप होते हैं ये रेगिस्तान में उगते हैं, जिनके क्या होते हैं, कंटीले क्या होते हैं, आपने कंटीले पेड़ पौधे देखे होंगे, वो क्या होते हैं, मरुदविद होते हैं। जो राजस्थान में जो रहते हैं स्टूडेंट उनको पता होगा अच्छी तरह से मरुदविद प्लांट्स कौन से, मरुदविद प्लांट्स कौन सा होता है, जिनके क्या होता है, काष्ठ क्या होती है, एकदम कड़ी होती है। ठीक है, काष्ठ यानी कि लकड़ी जिसको बोलते हैं, बहुत कड़ी होती है। ठीक है, मरुदविद प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम पानी को अब्जॉर्ब करने वाले होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इनकी जड़ें जो होती है जमीन में अधिक गहराई तक होती है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। इसके कारण जीरोफाइट जो पौधे होते हैं वो जमीन में अंदर तक चले जाते हैं, इनकी जड़ें जमीन में अंदर तक चली जाती है, तो इनको क्या बोलते हैं, जीरोफाइट यानी कि मरुदविद। ठीक है, इसके अंतर्गत नागफनी वगैरह आते हैं। ठीक है, कैक्टस के पौधे वगैरह होते हैं, इनको हम जीरोफाइट्स के अंतर्गत डिनोट करते हैं। इसके अलावा बबूल वगैरह के भी पेड़ हो सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हिलोफाइट्स। हिलोफाइट्स कौन से होते हैं, वे पौधे या वे वनस्पति जो कि दलदल में उगती है उनको क्या बोलते हैं, हिलोफाइट्स। तो आपको नाम से ध्यान रखना है,
हिल्लोफाइट्स कौन से होते हैं? हिल्लोफाइट्स कौन से होते हैं? जो कि दलदल में उगते हैं। जो प्लांट्स दलदल में उगते हैं उनको क्या बोलते हैं? हिल्लोफाइट्स। उसके अलावा चट्टानों में जो पौधे उगते हैं उनको क्या बोलते हैं? लिथोफाइट्स। उसके अलावा झाड़ीदार जो पौधे होते हैं, झाड़ीदार यानी कि जिनकी कांटे नुमा क्या होती है, संरचना होती है, पौधे होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? स्केलेरोफाइट्स। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। विशेषीकृत पौधे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। उम्मीद है आपको इनके बारे में अच्छे समझ में होगा। समुद्री प्लांट्स कौन से? जलोदविद क्या होंगे? एकदम पानी में उगेंगे, और मरुद्भिद बिल्कुल भी पानी में नहीं होंगे, नहीं बहुत कम मात्रा होगी। इनको ज्यादा पानी, और जो मिजोफाइट होगा यानी कि बीज का होगा, ठीक है, मिजोफाइट का इन दोनों का बीज का समझ सकते हैं, यानी कि हाइड्रो और जीरोफाइट के बीज का क्या होता है? समोद यानी कि मिजोफाइट्स की। इनको ज्यादा नमी की, मॉइस्चर की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। ये इनको हम बोल सकते हैं कि मध्यम स्तरीय के प्लांट होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको विशेषीकृत पौधे यानी कि स्पेशल कैटेगरी के पौधे अच्छे से समझ में होंगे, आप इनको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करते हैं खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला की। खाद्य श्रृंखला की, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? मैं आपको जैसे बताऊं कि इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम में मैंने आपको एक चीज बताई कि हर प्राणी एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड है। जैसे कि मैं बात करूं कि उपभोक्ता वर्ग जो है, जो उपभोक्ता जो वर्ग है वो उत्पादक वर्ग पर क्या है? निर्भर है, ठीक है। उपभोक्ता वर्ग किस पर डिपेंड है? उत्पादक वर्ग पर है। और उपभोक्ता वर्ग किस पर डिपेंड है? उत्पादक पर, ठीक है। उत्पादक वर्ग का उपभोग कौन करता है? उपभोक्ता करता है। और उपभोक्ता का जो उपयोग करता है उसको क्या बोलते हैं? अपघटक बोलते हैं। मैंने आपको ये चीज बताई थी। अपघटक क्या होता है? जो कि उपभोक्ता, जो कि प्रथम श्रेणी के और द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता है उनको भक्षित करने का, उनसे क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। तो उपभोक्ता किससे प्राप्त करते हैं? उत्पादक से पोषण प्राप्त करते हैं। और अपघटक किससे प्राप्त करते हैं? उपभोक्ता वर्ग से पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से क्या होती है? इकोसिस्टम में पूरी चेन बनती है। इस चेन को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला के बारे में हम समझ लेते हैं। खाद्य जाल में क्या होता है कि पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक जीव दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं और उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है फ्रेंड्स? प्रत्येक जीव क्या दूसरे जीव पास रहते हैं और उनसे क्या करता है? पोषण प्राप्त करता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस तरीके से क्या बनता है? इस तरह से खाद्य जाल का निर्माण होता है। खाद्य जाल का निर्माण होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं डेफिनेशन जरूर लिखिए, लेकिन डेफिनेशन एग्जाम में पूछी नहीं जाती, ठीक है। आपको बस खाद्य जाल के बारे में ये बताना, खाद्य जाल यानी खाद्य श्रृंखला मतलब क्या होती है। खाद्य जाल का मतलब क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र जो इकोसिस्टम है उसमें एक जीव दूसरे जीव पर क्या रहता है? डिपेंड रहता है, उनसे पोषण प्राप्त करता है। तो इस तरीके से क्या होता है? पोषण प्राप्त करने की एक चेन बन जाती है। इस चेन को हम क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला या फिर खाद्य जाल भी कहते हैं। तो इसमें जो होती है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह पूछता है फ्रेंड्स कि इसमें ऊर्जा का प्रवाह कहां से कहां होता है। तो इसमें ऊर्जा का प्रवाह भक्ष्य से भक्षक की ओर होता है। अब ये फ्रेंड्स भक्ष्य से भक्षक की ओर होता है, इसका क्या मतलब है? ये आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने क्या बात लिखी खाद्य श्रृंखला की? इसमें ऊर्जा प्रवाह कहां से कहां होता है? भक्ष्य से भक्षक की ओर होता है। भक्ष्य यानी जो जिनको खाता है और भक्षक जिनको खाने वाले, यानी कि भक्ष्य में आप बोल सकते हो कि जो वर्ग क्या करता है? दूसरे को पोषण देने का काम करता है, वो क्या होता है? भक्ष्य। और जो जिसको खाता है वो क्या होता है? भक्षक होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं हरे पौधे हैं, ठीक है, हरी वनस्पति, मान लो ये पेड़ पौधा है कोई, ठीक है, ये हरे पौधे हैं। हरे पौधे को क्या खाता है? कीट खाता है। कोई कीट क्या करता है? हरे पौधे को खाता है। बात करूं कि यहाँ पर क्या एक हरा पेड़ है, ठीक है, हरे पेड़ को क्या खाता है? कीट खाता है। कोई कीट पतंगा ये क्या करता है? हरे पेड़ पौधे को खाता है। अब इसको खाने वाला क्या होगा? ठीक है, इसको खाने वाले, या फिर यहाँ पर खरगोश भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया? ये उत्पादक वर्ग हो गया,
ठीक है, उत्पादक वर्ग यानी कि पेड़ पौधा। अब यहाँ पर मान लो कोई दूसरा जीव आ गया, यहाँ पर अब मक्खी आ गई, तो मक्खी क्या होगी, मक्खी यहाँ पर प्राथमिक श्रेणी की उपभोक्ता हो गई। ठीक है, मक्खी यहाँ पर एक ये क्या है, मक्खी है। ठीक है, यहाँ पर मक्खी का टैग, ये जैसे मान लो मक्खी हुई। ठीक है, अब मक्खी को खाने वाला कौन सा जीव होगा, उपभोक्ता श्रेणी का होगा वो भी। ठीक है, मक्खी को कोई दूसरा जीव खाएगा, जैसे कि मैं बात करता हूँ मेंढक की। ठीक है, तो मक्खी को मेंढक खाएगा, और मेंढक को फिर क्या खाएगा, सांप, तो तृतीयक श्रेणी का वो होगा। ठीक है, सांप को कौन खाएगा, सांप को मोर खाएगा। ठीक है, मोर को कोई नहीं खाएगा, क्योंकि मोर क्या है, तृतीय श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता है। ठीक है, अब मोर को भी कौन खाएगा, मोर को भी खाएगा, लेकिन मोर मरेगा जब उसको कौन खाएगा, अपघटक वर्ग खाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये क्या हो रहा है, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे मैं बात करूं पेड़ पौधे, पेड़ पौधे को यहाँ पर कौन भक्षित कर रहा है, मक्खी। ठीक है, मक्खी को कौन भक्षित कर रहा है, मेंढक। मेंढक को कौन खा रहा है, सांप। सांप को कौन खा रहा है, मोर। मोर को कौन खा रहा है, अपघटक। यानी कि मोर को वैसे कोई खाता नहीं, लेकिन मरने के बाद अपघटक क्या करता है, इसको जीवों को खाने का काम करता है। तो ये अपघटक वापस खा के क्या कर देता है, इसका वापस उत्पादक वर्ग को ये क्या देता है, पोषण देता है। इस तरीके से क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ये ऊर्जा का प्रवाह कहां से होता है, भक्ष्य से भक्षक की ओर होता है। भक्षक यानी कि खाने वाला है। ठीक है, भक्ष्य यानी कि उत्पादक वर्ग हो गया एक तरह से। ठीक है, भक्ष्य से भक्षक की ओर होता है। ये वापस साइकिल वापस रिवर्स भी होता है। कैसे होता है, अपघटक जो है, अपघटक क्या होता है, अपघटक ने खा लिया, अपघटक क्या करेंगे, वापस जो अपनी त्वचा, या फिर अपघटक भी हो सकता है मर जाए, तो वापस अपघटक क्या करते हैं, अपघटक उत्पादक वर्ग के पास रहते हैं। तो ये उत्पादक वर्ग को क्या है, खाद्य देने का काम करते हैं। तो वापस ये क्या आता है, ये एक तरह से खाद्य श्रृंखला का एक क्या बनती है, चेन बनती है। इसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो इसमें ऊर्जा प्रवाह कहां से कहां होता है, भक्ष्य से भक्षक की ओर होता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ जो होता है, यानी कि मैं बात करूं कि ये क्या होता है, ये उत्पादक वर्ग होता है और ये अपघटक वर्ग होता है। उत्पादक वर्ग यानी कि प्राथमिक श्रेणी हो गई, एकदम निम्न कैटेगरी का, जिसमें पेड़ पौधे आएंगे, और अपघटक के अंदर क्या आएंगे, सूक्ष्म जीव आएंगे। और इसके अंदर अब इन ये जो 3 श्रेणी है, ये 4 श्रेणी है, ये मेंढक सांप मोर वाली जो कैटेगरी है, इसको हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता वर्ग कहते हैं। ये मैंने आपको उसके अंतर्गत बताया था, पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक है, जैविक घटक, अजैविक घटक के बारे में आपको बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये जो उत्पादक वर्ग है, उत्पादक वर्ग से कहाँ हो रहा है, घटक की, और क्या उत्पादक से कहाँ गई, उपभोक्ता में, उपभोक्ता से कहाँ गई, ऊर्जा घटक में गई। तो इस तरह से ऊर्जा का क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हुआ है, स्थानांतरण हुआ है। इसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स इसी टाइप से पूछा जाता है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कहां से कहां होता है, तो कहां से कहां होता है, भक्ष्य से भक्षक की ओर होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स आपको कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आज की क्लास कैसे लगी ये भी मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, जो मेरे आईटी के जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो मेरे से जुड़े हैं, उनके लिए मैं खास बात बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। जो बच्चे आईटी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भारत सरकार ने एक भारत स्किल नाम से एक वेबसाइट जारी कर रखी है। इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। इसमें आपके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में बुक्स वगैरह अवेलेबल करा रखी है। उसके अलावा जो मॉक टेस्ट है वो भी इसमें अवेलेबल है। फ्रेंड्स इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा, आप इसको जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स हो सकता है आपके एग्जाम जुलाई अगस्त तक हो जाए, तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।